हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट में किस चीज के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं कि अगर किसी पर्सन की डेथ बिना उसके विल बनाई हुई है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको किस तरीके से हम किन किन पर्सन्स के बीच में डिवाइड करेंगे। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट हमें ये बताएगा कि हमने प्रॉपर्टी को कैसे सक्सीड करवाना है। ठीक है, ये 30th एक्ट था 1956 का और इसकी एनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट डेट कौन सी है? 17 जून 1956। ठीक है, इसका प्रेएम्बल क्या कह रहा है? एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू इंटरस्टेट सक्सेशन अमंग हिंदूज। तो अब ये प्रेएम्बल से हमें क्या चीज क्लियर हो रही है कि ये जो एक्ट है वो पर्टिकुलरली हमने यहां पे वर्ड यूज किया अमेंड। हमने वर्ड यूज किया अमेंड। ठीक है, तो अमेंड वर्ड क्यों यूज किया एंड कोडिफाई वर्ड क्यों यूज किया? एक्चुअली हमारे पहले ऑलरेडी जो हिंदू लॉ में सक्सेशन के, मैरिज के, अडॉप्शन वगैरह के रिलेटेड कुछ लॉज बने हुए थे जिनको हम रिलीजियसली फॉलो करते थे, बट वो लॉज ना तो उनको लीगल सैंक्शन थी ना ही वो कोडिफाइड थे। कोडिफाई मैंने कि कोडिफाई करना क्या होता है कि अलग अलग जगह चीजें पड़ी हुई हैं, हमने उनको एक जगह पे असेंबल कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो हमने जो अलग अलग जहां पे जो चीजें पड़ी हुई थी उनको सक्सेशन के रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सब हिंदू सक्सेशन एक्ट में लाके इकट्ठी कर दी। अमेंड का मतलब क्या है? वे हमने उन चीजों को जो पहले थी लेकिन अगर हमें उनमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है या फिर हमें जो हमारा आज का टाइम है उसके हिसाब से उसको चेंज करना पड़ रहा है तो हमने उसको चेंज भी कर दिया है। तो ये अमेंड कर रहा है पुराने लॉ को और कोडिफाई भी कर रहा है। और द लॉ रिलेटिंग टू इंटरस्टेट सक्सेशन। इंटरस्टेट सक्सेशन का मीनिंग क्या है? अगर कोई पर्सन टेस्टामेंट्री मतलब कि अपनी विल बना के जा रहा है, विल में वो लिख के जा रहा है कि मैं ये पर्सन को ये प्रॉपर्टी देना चाहता हूं, देन प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होगा? जैसे उसने विल में बताया, उसकी मर्जी के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी बांटी जाएगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट एनफोर्समेंट में कब आएगा? जब वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी विल नहीं बना के गया या प्रॉपर्टी के रिलेटेड वो बता के नहीं गया कि प्रॉपर्टी किसको जाएगी, कैसे जाएगी। तो अगर इंटरस्टेट सक्सेशन है ओनली देन हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस इनफोर्स आएंगी। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ हिंदूज की बात कर रहा है, और रिलीजन जैसे मुस्लिम्स है, ज्यू है, पारसी है, क्रिश्चियंस हैं, उन पे हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब जब हम हिंदू कर रहे हैं तो हम हिंदू को कैसे लेंगे? जो सेक्शन 2 में हिंदू की डेफिनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम हिंदू वर्ड को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, और ये 7th ईयर था, मतलब 1956 रिपब्लिक, जब हम रिपब्लिक कंट्री बन गए थे उसके 7th ईयर में इस एक्ट की एनफोर्समेंट हुई है। और चैप्टर 1 किस चीज से डील कर रहा है? प्रीलिमिनरी से। ठीक है, इसका सेक्शन 1 क्या कह रहा है? इस एक्ट का नेम क्या है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब हम एप्लीकेशन की बात करें कि ये एक्ट अप्लाई किस पे होगा। अब यहाँ पे हमने हिंदू की डेफिनेशन दी हुई है, हमने देखना है कि हिंदू कौन कौन होता है। This act applies to any person who is Hindu by religion in any of its form or developments, including Vaishnava, Lingyat or the follower of ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। कोई भी पर्सन जो हिंदू है उस पे अप्लाई होगा ये एक्ट। ठीक है, हिंदू रिलीजन की चाहे कोई भी फॉर्म है उनमें कुछ स्पेसिफिकली दी हुई है। ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन कोई भी फॉर्म है हिंदू रिलीजन की, उन सब में अगर किसी पर्सन का बर्थ हुआ है तो वो सब हिंदू ही कहलाएंगे। ठीक है, उन पे सब पे हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा।
टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन, सिख और सिख बाय रिलीजन। अब यहाँ पे क्या है, हाँ, पहले क्या था कि कुछ लोग जो बुद्ध धर्म के थे वो अपने आप को बौद्ध धर्मी कहलाने लग गए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं है। हमने स्पेसिफिकली ये मेंशन कर दिया कि बौद्ध, जैन और सिख ये सब हिंदू की डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं, और इन रिलीजन्स को मानने वाला, इन चीज धर्म, इस धर्म को मानने वाला कोई भी पर्सन अगर इंटरस्टेट उसकी डेथ हो जाती है तो वहां पे उसकी प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होगा, बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू बाय रिलीजन। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी पर्सन जिसका हमें पता नहीं है कि भाई वो हिंदू है कि नहीं, लेकिन हमें ये श्योर है कि वो मुस्लिम नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो पारसी नहीं है और वो ज्यू नहीं है। ये चार स्पेसिफिकली, चार अलग से रिलीजन्स हमने डिस्टिंग्विश किए हुए हैं कि भाई इन धर्मों में अगर वो पर्सन नहीं है और हमें उसका वैसे ओरिजिनल धर्म नहीं पता तो हम उसको हिंदू ही कंसीडर करेंगे। बट unless it is proved that any such person would not have been warned by the Hindu law or by any custom or uses as a part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if the act had not been passed। अब यहाँ पे इसके ऊपर प्रोवाइजो दे रखी है कि भाई कस्टम से अगर हमने, अनलेस भी, वैसे जनरल रूल ये है कि इस अगर इन कैटेगरीज में पर्सन आ रहा है तो वो हिंदू है, लेकिन बाय कस्टम अगर वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं हो रहा और उस चीज के लिए कोई हमारे पास कस्टम या यूजेस है जिससे हमने कोई प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश किया हुआ है, देन फिर जो कस्टम और यूजेस के हिसाब से जिस धर्म से वो मतलब कंसीडर किया जा रहा है, देन उसी रिलीजन का सक्सेशन लॉ वहां पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब हमने एक और चीज क्लियर करनी है। अब हमने हिंदू वर्ड कर, हिंदू समझ लिया कौन है, लेकिन अगर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख ये चारों पर्सन्स, ये चारों रिलीजन्स में अगर कोई भी पर्सन का बर्थ हो रहा है, ठीक है, तो उनके जो बच्चे हैं चाहे लेजिटिमेट हैं चाहे इलेजिटिमेट हैं, जिनके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन है, सिख हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पेरेंट हिंदू है एक सिख है, देन ऑल्सो वो बच्चे चाहे लेजिटिमेट हैं चाहे इलेजिटिमेट हैं, वो क्या कंसीडर होंगे, दे विल बी कॉल्ड एज हिंदू। दूसरा है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, one of whose parents is Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such person belongs or belonged। अब यहाँ पे क्या है कि एक पेरेंट तो हमें पता है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख या जैन, सिख इनमें से कोई है, और दूसरा वो चार जो हमने स्पेशली डिस्टिंग्विश किए हैं उनमें से किसी एक रिलीजन का पर्सन है। अब वहां पे हम बच्चे का रिलीजन कौन सा कंसीडर करेंगे, जिस रिलीजन के हिसाब से उस बच्चे की ब्रॉटअप हुई है। अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे की ब्रॉटअप एज अ हिंदू हुई है तो हम उसको एज अ हिंदू कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने अगर हम बॉलीवुड की एग्जाम्पल ले तो हमारे उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे दो अलग अलग रिलीजन के पर्सन्स की मैरिज हुई है और वहां पे बच्चों की ब्रॉटअप जिस रिलीजन में के अकॉर्डिंगली हुई है, हम वही सक्सेशन एक्ट अप्लाई करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में भी शायद आपको सैफ अली खान की एग्जाम्पल दी थी कि उसके बच्चों की ब्रॉटअप एज अ मुस्लिम हुई है। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर इंटरव्यूज वगैरह में वो मुस्लिम अब्बू अम्मी ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि उनकी ब्रॉटअप एज अ मुस्लिम हुई है। तो चाहे वहां पे उनकी मदर हिंदू थी, लेकिन यहाँ पे हम उनका रिलीजन कौन सा कंसीडर करेंगे, मुस्लिम, तो वहां पे उन बच्चों पे हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं अप्लाई होगा, वहां पे कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट। उन बच्चों को जो प्रॉपर्टी मिलेगी, इनहेरिटेंस मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। एनी चाइल्ड हु इज अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, जो पर्सन ने पहले हिंदू धर्म में था या फिर ऑलरेडी वो किसी और धर्म में था, उसने कन्वर्जन कर लिया टू हिंदुइज्म,
या फिर वो पहले हिंदू था, फिर उसने किसी और धर्म को मान लिया, वापस वो रिकन्वर्ट हो गया हिंदू में। तो अगर ऐसा भी कोई पर्सन है तो उसका रिलीजन कौन सा कंसीडर किया जाएगा? हिंदू। और उस पे कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? हिंदू सक्सेशन एक्ट फॉर द इन द केस ऑफ सक्सेशन। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि हिंदू कौन है, हमने एक क्लोज भी स्पेसिफिकली किया था कि हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी कैटेगरी से, कौन से धर्म से, लेकिन हमें ये पता है कि वो मुस्लिम नहीं है, वो ज्यू नहीं है, वो पारसी नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है। बट अगर हम ट्राइब्स की बात करें, हमें पता है ट्राइब्स में पता ही नहीं है, अभी वो ये पता है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो पारसी नहीं है, वो ज्यू नहीं है, हमें ट्राइब्स का पता है कि वो ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पे हम जो ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल हैं वहां पे हिंदू एक्ट नहीं अप्लाई करते, ठीक है, उनको स्पेशल एग्जाम्पशन मिली हुई है। और ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब के पीपल कौन होते हैं? जो आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्लोज 25 में डिस्क्राइब किया हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब्स क्या होती हैं। The expression Hindu in any portion of this act shall be construed as if it included a person who do not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained this act. ये तो सीधी सी बात है। अभी हिंदू, अगर हम हिंदू हम वर्ड किसी भी पर्सन के लिए कब कंस्ट्रू करेंगे? चाहे हमें पता है कि वो नहीं हिंदू है लेकिन उस पे इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई हो रही हैं किसी भी तरीके से, तो हम उसको हिंदू ही कंसीडर करेंगे। और नेक्स्ट है डेफिनेशंस क्लोज। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है, अगर हम एक वेयर वर्डिंग को पढ़ रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट को लेके ही अगर उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है तब तो हम वो मीनिंग लेंगे। अदरवाइज जनरली हम जो प्रोविजंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली इन टर्म्स का ये मीनिंग निकालेंगे। एग्नेट कौन होते हैं? 3 क्लोज ए, अ पर्सन इज सेड टू बी एग्नेट ऑफ अनदर इफ टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन बाय होली थ्रू मेल्स। अब अगर कोई पर्सन चाहे ब्लड से चाहे अडॉप्शन से मेल्स के थ्रू ही रिलेटेड हैं तो वो पर्सन्स क्या होंगे? वो एग्नेट्स होंगे। जैसे कि जो 2 ब्रदर्स हैं, ठीक है, अब उनके जो बच्चे हैं वो आपस में क्या हैं? अगर हम कंसीडर करें वो एग्नेट्स हैं, क्योंकि वो मेल्स के थ्रू, उनमें जो रिलेशन है वो मेल्स के थ्रू है। और कॉग्नेट्स के कौन होते हैं? अब यहाँ पे अगर फीमेल्स के थ्रू पे हम कोई रिलेशन बन रहा है तो वहां पे वो कॉग्नेट्स होते हैं, हम आगे देखेंगे। ये सेकेंड डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड है टू क्लोजली कॉग्नेट। One person is said to be cognate of another if two are related by blood or adoption but not wholly through males. अब यहाँ पे ये पूरी तरीके से मेल्स के थ्रू नहीं। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 ब्रदर्स की बात की थी, अब यहाँ मान लीजिए एक ब्रदर है, एक सिस्टर है। अब यहाँ पे एक फीमेल की इंटरवेंशन हो गई, ठीक है। अब जो इनके बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या हो गए? वो एग्नेट्स नहीं है, वो कॉग्नेट्स हैं, क्योंकि इनमें एक फीमेल की इंटरवेंशन है। क्लोज डी क्या कह रहा है? कस्टम और यूजर्स को डिफाइन कर रहा है। द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजर्स सिग्निफाई एनी रूल, कोई भी रूल जो कि कॉन्टिन्यूसली और यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया जा रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। 3 चीजें इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूसली, यूनिफॉर्मली, लॉन्ग टाइम से ऑब्जर्व किया जा रहा है। और इसको हमने लॉ की फोर्स दे दी है, लॉ द्वारा सैंक्शन कर दिया गया है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में हो, ट्राइब में हो, कम्युनिटी में हो, ग्रुप में हो या फैमिली में हो। लेकिन वही इसके कुछ कंडीशंस है, ये रूल सर्टन होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड नहीं होना चाहिए, और कोई भी जो रूल है वो एक पर्टिकुलर फैमिली का भी कस्टम हो सकता है। एक पर्टिकुलर परिवार ही उस चीज को मान रहा है लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली और यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया जा रहा है, लंबे टाइम से ऑब्जर्व किया जा रहा है,
अनरीजनेबल नहीं है, सर्टन है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, देन वो उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए भी कस्टम बन सकता है, बट इस चीज को डिसकंटिन्यू नहीं किया होना चाहिए फैमिली द्वारा। अब 3 टर्म्स हैं क्लोज ई में, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रिन ब्लड। इसमें सिंपल सा सेम फंडा ये है कि अगर तो पेरेंट सेम है, हस्बैंड और वाइफ, उनके मान लीजिए 2 या 3 बच्चे हैं, तो वो सेम है, उनके मतलब वो उन्हीं के बच्चे हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, फुल ब्लड, क्योंकि उनके पेरेंट्स सेम हैं। ठीक है, तो ये तो फुल ब्लड हो गया। ठीक है, लेकिन हाफ ब्लड कैसे हो गया? अगर उन बच्चों का फादर तो सेम है लेकिन मदर्स डिफरेंट है, तो वहां पे जो बच्चे हैं वो आपस से कैसे रिलेटेड है, बाय हाफ ब्लड। लेकिन यूट्रिन ब्लड कौन सा होता है, जिसमें मदर सेम है लेकिन फादर अलग अलग हैं, तो वहां पे मतलब डिफरेंट हस्बैंड हैं उसके, तो वहां पे जो बच्चे हैं वो आपस से कैसे रिलेटेड है, बाय यूट्रिन ब्लड। लेकिन चाहे वो फुल ब्लड में मैरिज है, चाहे सॉरी सक्सेशन मैरिज के रिलेटेड ही बात होगी, फुल ब्लड है, चाहे हाफ ब्लड है, चाहे यूट्रिन ब्लड है, ऐसे केसेस में मैरिज तो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती। ऐसे ही सक्सेशन में भी फर्क पड़ता है, जो फुल ब्लड के बच्चे हैं या यूट्रिन ब्लड के बच्चे हैं उनके सक्सेशन में डिफरेंस आता है। और एंसेस्टर मैंने आपको वैसे बोलने में बोल दिया कि फादर और मदर, लेकिन यहाँ पे जो हमारे वेयर वर्डिंग है वहां पे एंसेस्टर और एंसेस्ट्रेस वर्ड यूज किया हुआ है, तो उसी का मीनिंग उन्होंने बताया है कि एंसेस्टर का में कौन इंक्लूड होता है, फादर, और एंसेस्ट्रेस में कौन इंक्लूड होता है, मदर। क्लोज एफ क्या कह रहा है, हेयर। हेयर मीन्स any person, male or female, who is entitled to succeed the property of an intestate under this act। इस एक्ट में हेयर का मीनिंग कौन है, मीनिंग क्या है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जो कि इंटेस्टेट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए एंटाइटल्ड है, उस पर्सन को हम हेयर कहते हैं। ठीक है, क्लॉज जी क्या कह रहा है, इंटेस्टेट। अब हमने इवन प्रिएम्बल तक वर्ड से शुरू किया हुआ है कि इंटेस्टेट, क्योंकि ये सक्सेशन एक्ट अप्लाई इंटेस्टेट पे ही होगा। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी डाई इंटेस्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ विच ही और शी हैज नॉट मेड अ टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन कैपेबल ऑफ टेकिंग इफेक्ट। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन का अगर हम सिंपल सा मीनिंग निकाल लें तो उसका मीनिंग होता है विल। अगर किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी विल नहीं बनाई है कि ये प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए, कैसे नहीं जानी चाहिए, और उसकी डेथ हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि वो पर्सन इंटेस्टेट की डेथ इंटेस्टेट हुई है। एचपी रहने दीजिए। जे है रिलेटेड मीन्स बाय लेजिटिमेट किनशिप। रिलेटेड कैसे कंसीडर करेंगे, लेजिटिमेट किनशिप से। Provided that the illegitimate children shall be deemed to be related to their mother and to one another, and their legitimate descendants shall be deemed to be related to them and one another, and any word expressing relationship or denoting a relative shall be construed accordingly। अब लेजिटिमेट की, क्योंकि जो सक्सेशन है उसमें लेजिटिमेट बच्चों का ही राइट होता है, क्योंकि जो इलेजिटिमेट बच्चे होते हैं, हमने सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा था कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी तो इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन जो सक्सेशन में हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब जो हमने 4 जनरेशंस कवर की हुई है, वहां पे कोपार्सनरी का बेसिक रूल था,
वहां ऐसे प्रॉपर्टी वो इलेजिटिमेट बच्चे नहीं ले सकते, क्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे रिलेटेड भाई कि जो हम असल मीनिंग लेंगे वो तो लेजिटिमेट किनशिप होगी, मतलब लेजिटिमेट रिलेशंस में ही कंसीडर होगी। लेकिन जो इलेजिटिमेट बच्चे होते हैं वो भी तो किसी से जुड़े होते हैं, वो अपनी मदर से जुड़े होते हैं, ठीक है। उनका रिलेशन हम कहाँ से कंसीडर करेंगे, मदर से। लेकिन मान लीजिए एक मदर के दो इलेजिटिमेट बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे आपस में तो एक अच्छा बॉन्ड, अच्छा रिलेशन वो कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, लेजिटिमेट रिलेशनशिप वो कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। और उनके अगर मान लीजिए आगे आगे बच्चे हैं तो वो उनका जो किनशिप होगा वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली ही कंसीडर किया जाएगा। उनमें जो सक्सेशन बनेगा वो उनकी लेजिटिमेसी के अकॉर्डिंगली सही बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक फीमेल है, उसके लेजिटिमेट रिलेशनशिप से दो बच्चे हैं, ठीक है। अब ये दोनों आपस में तो लेजिटिमेट रिलेशन कंसीडर करेंगे। इन्होंने दोनों ने अपनी मदर से एक ये प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है। और यहाँ पे अब मान लीजिए SF है, SFF है, ठीक है, या इसके भी S2F है। ये आपस में इनका जो रिलेशनशिप है वो लेजिटिमेट रिलेशन कंसीडर होगा। और यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड इनका जो इनहेरिटेंस है वो जो इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी लेजिटिमेट रिलेशनशिप में सक्सेशन जाएगा वैसे ही कंसीडर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर दिया कि इन दिस सेक्टर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स वर्ड इंपोर्टिंग द मैस्कुलिन जेंडर शैल नॉट बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो पार्टनरी है वहां पे हमने स्पेसिफिकली बताया कि इसको इतना शेयर मिलेगा, इसको इतना शेयर मिलेगा, या फिर जो बेटी है बेटी के बच्चों को में कैसे शेयर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने स्पेसिफिकली मैस्कुलिन मतलब ही वर्ड यूज किया, मेल्स के रिलेटेड कोई वर्ड यूज किया है, तो वहां पे हम वैसे जनरली जैसे हमने IPC में पढ़ते हैं कि वहां पे ही में शी भी इंक्लूड होती है, अभी हम मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर दोनों को इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैस्कुलिन जेंडर वर्ड यूज किया है, कहीं पे भी ही हिम वगैरह यूज किया है, तो वहां पे हम उसको प्रिजम्पशन नहीं लेंगे कि इसमें फीमेल भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड आज के लिए जो हम लास्ट सेक्शन करेंगे वो है सेक्शन 4, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or uses as part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act, ठीक है। अगर कोई भी टेक्स्ट, रूल या इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जो कि इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले चल रहा था सक्सेशन के रिलेटेड, अब उसके रिलेटेड हमने इस एक्ट में अगर प्रोविजंस बना दिए, क्योंकि हमने कॉडिफाई किया है ना पुराने से उठा के ही, अगर हमने कोई प्रोविजन बना दिया तो वो प्रोविजन अप्लाई होगी और जो पहले प्रोविजंस चल रही थी वो सीज हो जाएंगी टू हैव एन इफेक्ट, ठीक है, उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और कोई भी और ऐसा लो जो पहले से ही इस एक्ट के आने से पहले चल रहा था और वो इनकंसिस्टेंट है इस एक्ट की प्रोविजन से, तो वो एक्ट भी अपने आप सीज हो जाएगा अप्लाई होना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के आगे की प्रोविजंस अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।